हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे। अपने क्लास 12 बोर्ड्स के लिए ज़बरदस्त तैयारी भी कर रहे होंगे। और क्योंकि आपको मालूम है कि आजकल बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स लाने के लिए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको डिटेल्ड वीडियो की ज़रूरत पड़ती है जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको दे सके। इसके बाद फ़ायदा ये भी होता है कि जो फ्यूचरिस्टिक एग्ज़ाम है, जिसमें आप जेई है, नीट है या सीयूईटी है, उनमें भी आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप डिटेल्ड वीडियो देखिए, जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। इसी कड़ी में हम लोग चल रहे हैं जिससे आपको सपोर्ट कर सकें। चैप्टर नंबर 3 पर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज हम लोग उसका पार्ट 2 करेंगे। 5 पार्ट है टोटल इस चैप्टर के। पार्ट 2 हम लोग करने वाले हैं जो ड्रिफ्ट, वेलोसिटी, मोबिलिटी वगैरह से संबंधित है। तो चलिए बात को देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी फुल चैप्टर शेड्यूल पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट नंबर 2, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। इतनी चीज आज हम लोग करेंगे जिससे हम एक एक करके सब चीजों पर फोकस कर पाए। कुछ बच्चों का रहता है कि यहाँ पर जो आप सर पढ़ाते हैं उसका अगर एनोटेशंस के साथ, लिखावट के साथ पीडीएफ मिल जाए तो बड़ी आसानी होगी। तो उसका भी बंदोबस्त हो चुका है। आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ, आपको मिल जाएगा और आपकी पढ़ाई में काफी सहूलियत देगा। इसके साथ साथ कुछ बच्चे मुझसे पर्सनली लाइव क्लास लेना चाहते हैं। शाम को लाइव क्लासेस जैसे होती हैं, तो ये अरविंद एकेडमी ऐप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पर अभी हम लोग चालू करके रखे हैं द्रोणा बैच। तो ये द्रोणा बैच फिजिक्स का है, ये द्रोणा बैच मैथमेटिक्स का है क्लास 12 वालों के लिए। जो बच्चे मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं, अपने डाउट लगे हाथ पूछ लेना चाहते हैं, सही गाइडेंस चाहते हैं, जबरदस्त तरह की सरल भाषा में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहते हैं फिजिक्स की, वो द्रोणा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत ही पूरे साल की 999 फीस है, बड़ी नॉमिनल फीस है, जिससे आप उसको अफोर्ड कर पाए और मेरे साथ अच्छी पढ़ाई कर पाए। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, क्लिक करके स्टोर सेक्शन में जाइए अरविंद एकेडमी ऐप के, वहां पर इस बैच को इनरोल कर दीजिए बैच में। चलिए आज की बात करते हैं, जो टॉपिक है हमारा। तो शुरुआत करते हैं कैरियर्स ऑफ करंट से, कि हमारे पास जो मेटल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, वहां पर हम लोग देखेंगे अलग अलग चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो ये क्या मामला है समझते हैं। दी चार्ज पार्टिकल्स विच बाय फ्लोइंग इन ए डेफिनिट डायरेक्शन सेट अप एन इलेक्ट्रिक करंट। जो चार्ज पार्टिकल होते हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब वो मूव करने लगते हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट सेटअप कर देते हैं। तो वो चार्ज पार्टिकल किन किन चीजों में कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसे चार्ज कैरियर भी आप कहते हो, जो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। तो सॉलिड्स में देखिए, तो इन मेटेलिक कंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स। सॉलिड के अंदर, मेटल्स के अंदर हमारा जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करता है। इन लिक्विड्स या इलेक्ट्रोलाइट्स की बात की जाए तो पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस दोनों ही चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करते हैं। इन इलेक्ट्रोलाइटिक लिक्विड्स द चार्ज कैरियर्स आर पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज आयंस। गैसेस की बात करें तो इन आयनाइज्ड गैसेस पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे पॉजिटिव भी है, निगेटिव आयन भी है, साथ में इलेक्ट्रॉन भी हैं, आर दी चार्ज कैरियर्स। ये गैसेस की बात हो गई। इन वैक्यूम ट्यूब्स बात की जाए तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय द हीटेड कैथोड एक्ट एज ए चार्ज कैरियर। तो ये डिफरेंट चार्ज कैरियर है डिफरेंट डिफरेंट पदार्थ में, मटेरियल्स में, जो हमें अंदाजा जिसका होना चाहिए। आगे देखते हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। इसका डेरिवेशन भी हम लोग अभी करेंगे और एग्जाम के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इस पे न्यूमेरिकल और इसका डेरिवेशन सब इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है कि जब कोई एक्सटर्नल फील्ड आप लगाते हैं किसी मेटल के ऊपर, कंडक्टर के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन जो कि भाग रहा होता है थर्मल वेलोसिटी की वजह से, टेम्परेचर की वजह से एट रैंडम, उस पे एक निश्चित दिशा में फोर्स लगना शुरू होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप लागू करते हैं तो आप जानते हैं F इजिकल टू क्यू फोर्स लगता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है तो उसको विपरीत दिशा में फोर्स लगता है, और उस वजह से इलेक्ट्रॉन, जो कि ये जो गाढ़ी वाली लाइन है, ये थर्मल वेलोसिटी की वजह से
वो कुछ देर में सपोज करिए ए से लेकर ऐसे ऐसे घूमता घूमता बी पहुंचता है। लेकिन जब एक्सटर्नल फील्ड लगा देते हैं तो उसके बाद फील्ड देखिए इधर लिखा हुआ है और इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा, तो थोड़ा सा ड्रिफ्ट होना शुरू होता है। इनिशियल पोजीशन और अब की पोजीशन ये मिलती है, तो ये जो है डिस्टेंस, दिस इज नोन एज ए ड्रिफ्ट। अपनी थर्मल वेलोसिटी की वजह से जहां पहुंचता था उससे इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में थोड़ा आगे खिसक जाता है। तो इसे देखिए डेफिनेशन क्या है, आप कैसे लिखेंगे एग्जामिनेशन में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इट मे बी डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी gained by the free electron of a conductor in the opposite direction of the externally applied electric field। तो इलेक्ट्रॉन की एक एवरेज वेलोसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में वो गेन करता है। तो वो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है तो इधर भागेगा, पॉजिटिवली होता तो इधर भागता, तो निगेटिवली है तो इधर भागेगा। तो जो एवरेज वेलोसिटी उसकी आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, उसे ही हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है, देखिए Vd इज इक्वल टू माइनस दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में ड्रिफ्ट वेलोसिटी है माइनस ई टाउ अपॉन एम। ये टाउ क्या है, इसमें टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। क्या मतलब होता है वो भी समझते हैं, डेरिवेशन भी करेंगे। ई है आपका इलेक्ट्रॉन पे पाया जाने वाला चार्ज, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। टाउ रिलैक्सेशन टाइम का मतलब वो एवरेज टाइम जो दो कंसेक्यूटिव या सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच होता है। भाई ये जब इलेक्ट्रॉन भाग रहा होता है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है, तो उसके पास साफ रास्ता थोड़ी होता है। जिससे इलेक्ट्रॉन निकला है वो पॉजिटिव आयन बन चुके हैं, वो भी रास्ते में बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रॉन भी रास्ते में बहुत सारे हैं। तो जब वो भागता है तो सपोज करिए भागा और इस प्लस वाले से टकरा गया, फिर वो टकरा के कुछ मान लीजिए इधर आया और यहां दूसरे से टकरा गया, तो इन दो टक्करों के बीच में जो समय लगता है उसमें कोई टक्कर नहीं हुई है, उसी को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो ये किसी एक एटम के लिए है, सभी एटम का एवरेज टाइम निकाल लेते हैं तो उसको कह देते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो क्या बात रही, the average time that elapses between two successive collisions, पहली टक्कर दूसरी टक्कर लगातार, of an electron is called relaxation time। it is denoted by tau। ये टाउ का सिंबल है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए कि जो थर्मल वेलोसिटी होती है, टेम्परेचर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन भगदड़ कर रहा होता है इधर उधर, उसकी वेलोसिटी बहुत तेज होती है, यानी 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड होती है, 1,00,000 मीटर पर सेकंड, बहुत तेज रफ्तार होती है। लेकिन जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है बहुत ही स्लो होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है 1 मिलीमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 1 मिलीमीटर कितना हुआ, आपके पास जो रूलर होती है स्केल, उसका एक मार्किंग 1-1 मिलीमीटर का होता है, तो 1 मिलीमीटर यानी एक सेकंड में इतना ही खसकता है इलेक्ट्रॉन एवरेज वेलोसिटी लेते हुए। और रिलैक्सेशन टाइम क्या है, 10 की पावर -14 सेकंड, विच इज वेरी वेरी लेस। यानी इन दोनों बीच में जो टक्कर में लगने वाला समय है वो केवल 10 की पावर -14 सेकंड है, विच इज वेरी लेस। अब ये जो फॉर्मूला हमारा निकला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कहानी जो है ये कैसे आती है इसकी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो मैं इसको डराइव कर देता हूं जिससे आपको आइडिया हो जाए। तो डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखिए शुरू में जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे होते हैं एट रैंडम, वो किसकी वजह से भाग रहे होते हैं, थर्मल वेलोसिटी की वजह से। और थर्मल वेलोसिटी में एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर भाग रहा है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक मेटल में अगर आप देखें इन मेटल्स, तो करीब करीब 10 की पावर 28 पर क्यूबिक मीटर इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं इन मेटल्स, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है,
तो दोनों एक दूसरे की वेलोसिटीज को नलीफाई कर देते हैं। वेक्टर्स हम ले रहे हैं यहां पर, कोई इधर भाग रहा है तो कोई नीचे भाग रहा है, तो इसका नेट रिजल्ट या नेट वेलोसिटीज का एवरेज क्या आता है? शून्य। तो यही लिखते हैं अगर हम लोग कि अगर u1 इफ u1 u2 un are the random thermal velocities of n free electrons, अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी जो कि होगी u बार, और जितनी वेलोसिटीज हैं उनको आप आपस में ऐड कर दें, un डिवाइडेड बाई n, और इसकी वैल्यू जैसे हम लोगों ने बातचीत की थी ये क्या हो जाएगी? शून्य। एवरेज वेलोसिटी कोई इधर जा रहा है तो कोई इधर जा रहा है, सबने एक दूसरे को क्रिस क्रॉस कर दिया, नलीफाई कर दिया, तो एवरेज वेलोसिटी जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू कितनी आ गई यहां पर? शून्य। अब अगली बात देखते हैं, मैं कलर भी चेंज कर लेता हूं, कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं यहीं अभी लिखता हूं फिर इधर आऊंगा, या यहां समझा देता हूं। देखिए इन दी, मैंने व्हाइट कलर लिया था, आया नहीं, तो इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया E, तो जो इलेक्ट्रॉन है, ईच इलेक्ट्रॉन experience a force minus EE in the opposite direction of E, in the opposite direction of E, ये हमें मालूम है। अब मैं एक्सेलेरेशन की बात करूं कि तो फोर्स हो गया, तो एक्सेलेरेशन क्या होता है बेटा? फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स कितना था? माइनस ई, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रहा m। तो ये कहानी हो गई एक्सेलेरेशन की। अब क्या होता है कि जब किसी मेटल के अंदर थर्मल वेलोसिटी भी होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए हैं, तो उसकी वजह से एक फोर्स भी लग रहा है इलेक्ट्रॉन पर, जो कि एक्सेलरेट करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन आगे जाता है, मैं यहां पर आपको बताने की कोशिश करूं, ये जैसे इलेक्ट्रॉन है तो ये पहली टक्कर जब इससे खाता है तो यहां पर इसकी ड्यू टू एक्सेलेरेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वो वेलोसिटी 0 हो जाती है। फिर यहां से जब ये शुरू होता है एक रैंडम डायरेक्शन में, कह लीजिए थोड़ा सा ड्रिफ्ट होते हुए, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? थर्मल वेलोसिटी, वो शून्य नहीं होती। तो इनिशियल वेलोसिटी थर्मल वेलोसिटी है, फिर इतनी दूरी के लिए इस पे लगता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां तक पहुंचते पहुंचते टकराने से जस्ट पहले ये वेलोसिटी गेन कर लेता है v1, और दो टक्करों के बीच में जो समय लग रहा है वो है टाउ। तो इस टाउ टाइम पर u1 जो कि इनिशियल वेलोसिटी थी, जो कि थर्मल वेलोसिटी थी, वहां से शुरू होता है और टाउ टाइम तक, अगली टक्कर तक, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलेरेशन डेवलप होता है। तो u1 वेलोसिटी v1 में तब्दील हो जाती है। जैसे v1 आके ये हिट करता है इस आयन को, प्लस वाले को या जिसको भी, वहां पर एक्सेलेरेशन की वजह से जो वेलोसिटी मिली होती है फिर शून्य हो जाती है, फिर ये u1 से शुरू होता है।
जितना एक्सेलेरेशन की वजह से वेलोसिटी गेन किया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो टकराने पे खत्म हो जाती है। फिर u1 से शुरू करता है, फिर एक्सेलेरेट होता है, फिर आगे बढ़ता है इस तरीके से। तो यहां पर इसी प्रोसेस को मैं यहां लिख रहा हूं। ये थोड़ा जो मैंने समझाया है आपकी समझ में आया होगा। इसी बात को देखते हुए अगर मैं ये लिखूं कि जो v1 वेलोसिटी हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, इनिशियल कितनी थी u1, और एक्सेलेरेशन था a, और रिलैक्सेशन टाइम τ1, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि a यहां पर कांस्टेंट है, EEM कांस्टेंट है। u1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जो मैंने समझाया है ना, ये इनिशियल थर्मल वेलोसिटी यहां से। तो ये क्या थी हमारी इनिशियल थर्मल वेलोसिटी, और बाकी आप समझ गए v1 कहां पहुंचेगा, टाउ में एक्सेलेरेशन की वजह से। तो इसको लिख सकते हो v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a τ1। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं v2, ये किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए है, ऐसे n इलेक्ट्रॉन के लिए मेंशन कर देते हैं। ये देखिए ऐसे मेंशन कर दीजिए। इस तरीके से ये कहानी कहां तक चली जाएगी, n इलेक्ट्रॉन तक। ए और इसको एक्सेलेरेशन सबका देखिए सेम था, और रिलैक्सेशन टाइम ये n वाले का हो गया। अब इस इक्वेशन को हम आपस में जोड़ देते हैं। तो इन इक्वेशन को आप क्या करें, आपस में ऐड कर दें। समझ में आ रही होगी बात। तो ये यहां पर क्या आ जाएगा, इन सबका हम क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी ले लेते हैं, सबको जोड़ के n से डिवाइड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे, या आप यहां पे ले लीजिए एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी vd of all the n electrons will be, वो क्या हो जाएगी, ये देखिए vd लिखा आपने, और इसका मतलब क्या है v1 v2 सबको जोड़ दें आपस में, और n से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। इसी को जोड़ के n से डिवाइड कर देंगे, यही एवरेज वेलोसिटी निकलेगी जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह रहे थे। अब यहां पर इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं यहां पर, तो इतने में शायद आए ना, तो मैं यहां पुट करने की कोशिश करता हूं, व्हाइट कलर ले लेता हूं। अब देखिए v1 की जगह आप पुट करेंगे, यहां पे डालता हूं, जिससे u1 प्लस a τ1, और इसी तरह प्लस u2 प्लस a τ2, और ऐसे करते करते लास्ट वाले के लिए un प्लस a τn अपॉन n। अब यहां पर u1 u2 जितने हैं सबको एक साथ ले लो, तो u1 प्लस u2, और ऐसे ऐसे un तक सब मैंने एक साथ ले लिए डिवाइडेड बाई n। और इसके अलावा एक्सेलेरेशन वाला a ले लो कॉमन, और ये वैल्यू हो गई τ1 τ2 और τn डिवाइडेड बाई n। ये देखिए एवरेज वेलोसिटी थी, थर्मल एवरेज वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू यहां से 0 आई थी। तो इस वैल्यू को मैं यहां पर 0 कर दूंगा उस इक्वेशन से। और ये बाजू में क्या बना, एक्सेलेरेशन, और ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है जिसे आप टाउ लिख सकते हैं। और यहां थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाता हूं, टाउ क्या चीज है, दिस इज टाउ वेयर टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, यानी τ1 τ2 को जोड़ दीजिए n तक, n से डिवाइड कर दीजिए, ये रिलैक्सेशन टाइम है। तो रिलैक्सेशन टाइम का जिक्र पहले हम लोग कर ही चुके थे। तो यहां पर देखिए vd की वैल्यू क्या निकली, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये बराबर एक्सेलेरेशन इनटू टाउ।
और एक्सेलेरेशन की वैल्यू देखिए यहां निकाली है, मैं थोड़ा सा नीचे करके आपको दिखाता हूं, -EE/m, इसी की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। तो मैं यहां पर एक और एरो लगाता हूं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, और यहां पर वैल्यू में जो वैल्यू थी वो मेंशन करेंगे, तो EE/τ/m, और यही हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई। तो ये देखिए हमारा फाइनली -EE/τ/m, ये हमारा इलेक्ट्रॉन के लिए प्रूफ हो गया फॉर्मूला, हेंस प्रूव्ड। ये डेरिवेशन था। जो पीछे फॉर्मूला था अगर आप देखें जिसका जिक्र ये कर रहे थे, यहां पर ध्यान रखिएगा ये जो इलेक्ट्रॉन लिखा है ना, इसकी जगह क्यू भी लिख सकते हैं। तो क्यू पॉजिटिव होगा तो प्लस आ जाएगा, क्यू जो चार्ज होता हो। तो ये इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो ये लिखा है। अगर कोई और चार्ज कैरियर है जो पॉजिटिव है तो ई की जगह पॉजिटिव वाले का चार्ज आ जाएगा, और ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, किसी और चार्ज के लिए निकालेंगे तो क्यू भी लिख देंगे हम लोग। तो यहां पर ये जो डेरिवेशन था ये आप समझ पाए होंगे। और जो मैंने मीन फ्री पाथ बनाया था, ड्रिफ्टिंग का जो पाथ बनाया था, उसको भी ध्यान से समझिएगा। ऐसा नहीं होता है कि आप जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाएंगे सारे इलेक्ट्रॉन इधर भागने लगे ना, क्योंकि उसमें थर्मल वेलोसिटी भी है। तो इस वजह से जिग जैग करते हुए उधर ड्रिफ्ट कर जाते हैं। ये देखिए बी से बी डैश खिसके हैं, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से थोड़ा खिसक जाते हैं, ना कि सब इलेक्ट्रॉन भागना शुरू कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्योंकि यहां पर थर्मल वेलोसिटी भी पिक्चर में है। तो ये बात आप मेरे ख्याल से पकड़ पाए होंगे। अब आगे की बात लेके चलते हैं जो इंपॉर्टेंट है वो भी। तो ये डेरिवेशन यहां हो गया, एक बार दिखा देते हैं मैं आपको। ध्यान से अगर समझेंगे तो बहुत आराम से बात समझ सकते हैं। और ये यहां से डेरिवेशन था, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट या जो भी तरीका है नोट डाउन करने का वो आप कर सकते हैं। और ये देखिए यहां तक हम लोग लाके इसको प्रूफ कर दिए हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, जो रिलेशन है बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, और इस पे आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं, इसका डेरिवेशन भी आता है। तो I = ENAVD, और वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो करंट डेंसिटी है, ENVD से लिखते हैं। द अबव इक्वेशन इज वैलिड फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ Q। ये इलेक्ट्रॉन का लिखा है ना, इसकी जगह Q भी आप पुट कर सकते हैं। ये रिलेशनशिप कैसे आती है इसका डेरिवेशन भी हम लोग कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। तो आइए, और इसको मैं लिखता हूं डेरिवेशन। अब यहां पर आप एक कंडक्टर ले लीजिए, इस कंडक्टर की लेंथ L ले लेते हैं, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है वो E ले लेते हैं। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा होगा, हमने यहां पर बैटरी लगा दी है, तो ये जो बैटरी इसने इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाया, और इसका क्रॉस सेक्शन जो एरिया है वो हम ले लेते हैं A। जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में भागेंगे तो इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे चलना शुरू कर देंगे। एक अंदाजा ले लीजिए आप, है ना, दिखाने के लिए। चलते तो जिगजैग है लेकिन ड्रिफ्ट उधर होता रहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर भागना शुरू कर देंगे इस तरीके से। ये बात आप समझ पाए। तो यहां पर जो पहला रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में, हम उसको E = V/L से भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाई है इस डायरेक्शन में, फ्री इलेक्ट्रॉन बिगन कर रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये जो इधर बढ़ रहे हैं वो किस एवरेज वेलोसिटी से बढ़ रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से बढ़ रहे हैं। अब कुछ और बातें लिख देते हैं, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, या हम इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसको हम लिख देंगे N।
n। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन वो हो जाएगा E। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन L लेंथ में कितना है? तो इसको मैं कलर बदलता हूं, लिखता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लेंथ L ऑफ द कंडक्टर। तो N होता है एक वॉल्यूम में इंटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो ये रहा N और इसका वॉल्यूम क्या रहा? एरिया इंटू L। ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर टोटल चार्ज, उसको भी यहीं लिख देते हैं नीचे, थोड़ा इसको खिसका लेते हैं। तो यहां पर बात करूं तो टोटल चार्ज कंटेन्ड इन लेंथ L ऑफ द कंडक्टर। तो हम जानते हैं कि इतने तो इलेक्ट्रॉन थे, इसको क्या करना चाहिए? इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। तो ENAL इतना चार्ज हो गया है इस कंडक्टर में। अब आगे देखते हैं हम लोग, ऊपर से शुरू होते हैं। ये कुछ डाटा थे जो हमें जानने चाहिए थे, वो हमने लिख मारे हैं। ठीक, अब जितने भी चार्जेस यहां से घुसेंगे लेफ्ट साइड से, उतने चार्जेस यहां निकलेंगे। और मान लेते हैं इनको निकलने में समय कितना लगता है? T। तो all the electrons which enter the conductor at the right end and will pass through the conductor at the left end in time t। यहां पर जितने इलेक्ट्रॉन घुसे हैं जो चार्ज, वो यहां पे निकलेंगे, लेकिन उसमें कितना समय लग गया? T समय लग गया। तो आप T को क्या लिख सकते हो? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। एक बात यहां ध्यान रखिएगा कि अभी जो डेरिवेशन हमने किया था ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इतना अगर आप सोच पाए तो। इधर देखिए, यहां पर जब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली थी, तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ये एवरेज वेलोसिटी होती है। इसमें लगातार एक्सेलरेशन नहीं आता है, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे वो टकराता है एक आयन से, फिर आगे बढ़ता है, फिर टकराता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर टकराता है। तो ड्यू टू मैनी टक्कर्स, इसका एक जगह से दूसरी जगह जाने में इसका एक एवरेज वेलोसिटी होता है, जबकि हमने कैलकुलेशन में एक्सेलरेटेड मोशन से इसको निकाला है। तो एक दो के बीच तो एक्सेलरेटेड मोशन है, लेकिन ओवरऑल मैनी टक्कर्स, मैनी कोलिशंस, तो इसका जो टोटल वेलोसिटी आता है वो एवरेज वेलोसिटी आता है, एक्सेलरेटेड वेलोसिटी नहीं होता है। समझ में आई बात? तो ये ध्यान रखते हुए यहां पर हम ये फॉर्मूला लगा पा रहे हैं, वरना जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वो तुरंत सोचेगा। तो ये फॉर्मूला कब लगता है? T इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, जब हमारा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वगैरह, जब एक्सेलरेटेड मोशन ना हो, एक एवरेज वेलोसिटी हो। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक एवरेज वेलोसिटी है फाइनली जो अचीव होती है। ठीक, जैसा मैंने आपको समझाया। अब यहां पे डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस देखिए है L कंडक्टर का, और एवरेज वेलोसिटी कितनी है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब करंट की बात करो तो करंट होता है I, जो कि होता है Q बाई टी। Q की वैल्यू मैंने निकाली थी चार्ज यहां से, तो आप उसको लिख सकते हैं ENAL। अभी जो मैंने लिखी है देखिए यहां पर, ये
ENAL अपॉन टाइम और इसका टोटल ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो कि पहले से थी। टाइम का मतलब ये L है, सॉरी, टाइम L अपॉन VD, L अपॉन VD। देखिए L और L गया कट, तो VD इसके साथ चला गया, तो ये हो गया ENA VD। ये करंट का इससे रिलेशन आ गया, I इज इक्वल टू EN या NEA VD, जो भी आप याद रख पाए। ये देखिए, ये हमने रिलेशन इसको प्रूफ कर दिया है। करंट डेंसिटी वाला जो फॉर्मूला लिखा था वो लिखना हो तो करंट डेंसिटी हमारा, करंट डेंसिटी हम जिसे J से लिखते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो J होता है I अपॉन A, करंट पर यूनिट एरिया। तो इसको I बाई A यहां से निकालोगे, I अपॉन A करोगे तो NEN VD मिलेगा, तो इसको लिखा EN VD। तो एक वेक्टर क्वांटिटी जो कि करंट डेंसिटी है, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, EN VD। जिस डायरेक्शन में आपका करंट डेंसिटी जो होती है वो इस तरीके से लिखी जाएगी। तो J इज इक्वल टू EN VD, और ये इक्वेशन दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ Q के लिए वैलिड है। तो दिस इक्वेशन इज वैलिड, this equation is valid for both positive and negative values of Q। तो J is equal to EN VD आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये और आप समझ पाए होंगे, मेरे ख्याल से ये बात आपने पकड़ ली होगी। तो इसको भी J इज इक्वल टू EN VD आप मेंशन कर लीजिए। ये पीछे वाली जो चीजें लिखी थी उनका डेरिवेशन हो जाता है। तो मैं यहां पर आपको ऊपर से दिखा देता हूं, फिर आगे की चर्चा करता हूं। ये सब डेरिवेशन आपको पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, और इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए जो मैंने डेरिवेशन कराया है, और इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। ये हो गया। अब आइए एक कदम आगे चलते हैं। अब अगली बात देखते हैं बेटा। देखिए यहां पर लिखा है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। तो डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ कैसे प्रूफ कर रहे हैं, आर की वैल्यू ये जो निकल आई है, मैं यहीं पर बाजू में ही करने की कोशिश करता हूं। तो देखिए हमारा जो VD निकला था, VD वो क्या निकला था, अगर मैं माइनस साइन छोड़ दूं, केवल मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो E टाउ अपॉन M, ये वैल्यू अभी निकाली है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को V बाई L लिख दें तो मैं लिख सकता हूं EV टाउ अपॉन M इंटू L, क्योंकि हम जानते हैं E इज इक्वल टू V बाई L होता है। अब यहां पर एक रिलेशन हमको और मालूम है, वो कौन सा रिलेशन है, करंट वाला। I इज इक्वल टू NEA VD। यहां से मैं इस VD की वैल्यू यहां से पुट कर दूंगा, तो यहां ऐसे बना देता हूं NEA इंटू EV टाउ अपॉन ML। अब V अपॉन I निकालता हूं, तो V अपॉन I कर दो, तो ये देखिए V अपॉन I क्या रहा, ये वैल्यू V है, I नीचे, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये रहा ML। यहां वैल्यू क्या रही, NE स्क्वायर टाउ इंटू A। V अपॉन I, यही तुम कहते थे कि V अपॉन I ओम्स लॉ में कांस्टेंट रहता है। तो फॉर ए गिवन स्पेसिमेन, फॉर ए गिवन सैंपल या स्पेसिमेन, हमारा ये सारा चीज कांस्टेंट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, उसकी लेंथ कांस्टेंट है, जो कंडक्टर लिए हैं आप। n हैट चार्ज डेंसिटी वो भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कांस्टेंट है,
रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट है क्योंकि फिजिकल कंडीशंस हम बदल नहीं रहे हैं, टेम्परेचर नहीं बदल रहे, प्रेशर नहीं बदल रहे, हीट की वजह से लेंथ नहीं चेंज हो रही, तो टाउ विल बी सेम और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, तो एवरीथिंग इज कांस्टेंट हियर। तो फॉर ए गिवन सैंपल ऑल एम एल एन ई टाउ ए इज कांस्टेंट, यानी v अपॉन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यही हमारा बराबर आर के, ये दिस प्रूव्स ओम्स लॉ। और v अपॉन आई को यहीं पर हम r लिखकर, ये देखिए इसी फॉर्मूले में लिख देते हैं, और यहां पर ध्यान रखिएगा इस पे सवाल भी आते हैं, तो ये फॉर्मूले के तौर पर हमें याद भी होना चाहिए कि r रेजिस्टेंस जो है एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए होता है। मेरे ख्याल से बात आप इसको पकड़ पाए होंगे, तो इसको भी नोट कर लीजिए। फिर रेजिस्टिविटी को पिक्चर में लाएंगे हम लोग, आर तो आ ही गया है, बहुत ही आसान है रेजिस्टिविटी लाना। तो दिस इज द डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये डेरिवेशन आ जाए कैसे किया, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब अगला जो होता है रेजिस्टिविटी की बात होती है, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ कर दिया है ऑलरेडी, डन, प्रीवियस स्लाइड। ठीक, अब एक कदम और आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और हम यहां देखते हैं रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिलैक्सेशन टाइम, तो रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ कैसे आ जाता है, बहुत ही आसान सी बात थी। हम ये जानते हैं कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, ठीक। तो और R की वैल्यू हम जान रहे हैं, पीछे से निकाली कि R क्या है, अभी जो निकाली है वो निकाली है एम एल एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए आप R की रो के लिए, तो रो क्या हो जाएगा आर ए अपॉन एल, आर की वैल्यू पुट कर देंगे तो एम एल एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए अपॉन एल। तो ये देखिए ये एल ये कट गया, तो वैल्यू कितनी आई एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, और यहीं पर ये वैल्यू लिखी हुई है एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। तो ये रेजिस्टिविटी आपकी निकल आई यहां पर, इसको भी ध्यान रखिए। अब ये देखिए ये जो पूरा मामला है, ये इसमें ना लेंथ है ना एरिया है, तो रेजिस्टिविटी ना लेंथ ना एरिया इन दोनों पे डिपेंड नहीं करती। ये किस पे डिपेंड करेगी, टाउ पे, रिलैक्सेशन टाइम पर, और चार्ज डेंसिटी पर। तो चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, किस तरह का मटेरियल हम लेके चले हैं, कॉपर है, एल्युमिनियम है, स्टील है, आयरन है, उसमें एन अलग अलग होगा, तो ये एन पे डिपेंड करता है, यानी नेचर ऑफ मटेरियल पे। साथ में रिलैक्सेशन टाइम कब बदलता है, ड्यू टू टेम्परेचर। अगर उसको गर्म करेंगे, ज्यादा टेम्परेचर करेंगे तो टाउ विल चेंज, तो टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टिविटी बदलेगी, और मेटल को बदल देने पे रेजिस्टिविटी बदलेगी। ये बात हमें पकड़ लेनी चाहिए। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर, इस पे डिपेंड कर रहा है। रो इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर बट डिपेंड्स ऑन द टू पैरामीटर्स। तो कौन से दो पैरामीटर का जिक्र किया जा रहा है यहां पर, आप समझ गए, नंबर एन पर और रिलैक्सेशन टाइम टाउ पर। द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो मैंने समझाया, टेम्परेचर बदलाएंगे तो टाउ बदलेगा, भी देखेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंसी। अब रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो अभी लिखा था, वो मेरे ख्याल से वही बात यहां पर ये जो निकाला है, ये ऑलरेडी उसकी स्लाइड बनाई थी करने के लिए, लेकिन ऑलरेडी हम लोगों ने कर दी है। तो यहां पर आप ऑलरेडी डन लिख सकते हैं, ऑलरेडी डन, पीछे जो निकाला है। और अब ये बात देखते हैं, एक मिनट देख लेते हैं हेडिंग क्या आती है, रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ, ठीक है। अब देखिए ये एक कहानी आती है यहां पर, रिलेशन बिटवीन जे करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रिलेशनशिप, तो ये जो वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ था, यही निकलता है। ये कैसे निकलता है, ये मैं थोड़ा आपको डेराइव करके दिखा देता हूं। तो मैं एक स्लाइड ऐड करता हूं, देखें ऐड तो नहीं है, नहीं बार बार ऑलरेडी डन लिखना पड़ रहा है, नहीं ऐड है।
तो यहां पर चलते हैं और डेरिवेशन लिख देते हैं, उसी का जो डेरिवेशन, जो फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म का, ओम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म का आया था। तो रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कहानी है। तो फॉर एन इलेक्ट्रॉन हमारा Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, -E। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, -E टाउ अपॉन m। तो करंट डेंसिटी तो ये हो जाएगा, ये भी हम लोग निकाले हैं, NQVD होता है, और यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए -E और -E टाउ अपॉन m। ये Q की जगह -E, VD की जगह VD। ये वैल्यू क्या बन गई, NE² टाउ अपॉन m इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सॉल्व करने के बाद अब हम ये जानते हैं, रेजिस्टिविटी हमने निकाली थी, बट वी नो दैट अगर हम रेजिस्टिविटी का उल्टा कर दें 1/ρ, तो ये वैल्यू आ जाती है NE² टाउ अपॉन m, जो यहां लिखी हुई है। रो क्या था, m/NE², टाउ 1/ρ NE² टाउ अपॉन m, और इसी को हम बोलते हैं सिग्मा, विच इज कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। इस वाली वैल्यू को, सिग्मा को हम यहां पर कर देते हैं पुट। तो ये इक्वेशन हमारे हाथ में क्या आ जाएगी, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E। सिग्मा पुट कर दिया वहां पर, या अगर यहां पे 1/ρ रखा होता तो रो इससे मल्टीप्लाई हो जाता, या फिर और E इज इक्वल टू रो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, रो इंटू J। और ये क्या हो गया, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये जो रिलेशनशिप है, ये ऑलरेडी हम ओम्स लॉ में वेक्टर फॉर्म आपको बता चुके हैं, फिर से एक बार, जिससे बात को पूरी अच्छी तरीके से आप पकड़ लें। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। और ये डेरिवेशन था जो पीछे हम लोगों ने किया है, ये यहां पर। अब हम लोग देखेंगे कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस का कारण क्या है। तो कारण के तौर पे अगर आप देखें तो ये आप जानते हैं, जितनी टक्करें होती हैं वही रेजिस्टेंस का कारण है, जो आयंस वगैरह होते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन निकला होता है। द रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, कॉपर है, सिल्वर एक्सेट्रा ऑफ द कंडक्टर। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टेंस होगा, उसकी डायमेंशन पे भी डिपेंड करेगा। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन हिज लेंथ। रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करती है, क्योंकि हमने आपसे बातचीत की है कि जब इलेक्ट्रॉन आगे मूव करता है तो उसको कई सारे और एटम्स, आयंस कंडक्टर के अंदर खुद इलेक्ट्रॉन की टक्कर होती है। तो ये जितनी टक्कर आपकी होएगी उतना उसको मूव करने में दिक्कत होगी, वही उसका रेजिस्टेंस है। तो जब लेंथ बढ़ा देंगे आप तो टक्कर ज्यादा लेंथ में ज्यादा होगी, इसलिए इसका R जाता है बढ़, क्योंकि ज्यादा कोलिजन्स मिलते हैं, बिकॉज देयर विल बी मोर कोलिजन्स इन लॉन्गर लेंथ। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब हमको मालूम है कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम ज्यादा कर देंगे तो टक्करों की संख्या कम हो जाएगी। भाई रास्ता इतना चौड़ा है, उसको इतना चौड़ा कर दिया, तो जो टक्कर हो रहे थे वो नॉर्मली पहले से कम हो जाएंगे। तो एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल मामला होता है। अब यहां पर हाई रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम की बात करते हैं। देयर इज ए स्मॉल रिलैक्सेशन टाइम एंड हैंस लार्ज रेजिस्टिविटी। ये नाइक्रोम के हम लोग हीटर वगैरह में वायर से चीजें बनाते हैं जिससे हम हीट पैदा कर सकें। तो ये जो नाइक्रोम होता है उसका जो ये एलॉय जो है, इसका
रिलैक्सेशन टाइम कम होता है और इसकी वजह से इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। इन जनरल एलॉयज हैज मोर रेजिस्टिविटी देन दैट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। तो जब ये एलॉयज हम बनाते हैं तो जिनसे बनाते हैं उससे ज्यादा रेजिस्टिविटी हमको मिल जाती है और ये हीट पैदा करने में हमारे काम आती है। तो ये नाइक्रोम की बातचीत हो गई। आगे चलते हैं और देखते हैं कॉज ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट। अब यहां पे एक मजेदार बात क्या बोली गई है कि देखिए, कोई आप घर के अंदर कहीं बल्ब लगा हुआ है और आप जैसे ही स्विच दबाते हैं वो बल्ब रोशनी करने लगता है। आप बाहर से स्विच ऑन करेंगे घर के अंदर जल जाएगा, बाहर से स्विच ऑन करेंगे स्ट्रीट लाइट जल जाएगी, 10 मकान छोड़ के बल्ब तुरंत जल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने देखा क्या है कि इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो केवल 1 मिलीमीटर पर सेकेंड है, विच इज वेरी वेरी लेस। तो इलेक्ट्रॉन क्या इतनी तेज वहां पहुंच जाता है? तो इसका आंसर ये नहीं है। आंसर कुछ ऐसा है कि जब आप कंडक्टर लेते हैं बेटा और जैसे ही इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का लगने का टाइम कितना लगता है? लाइट की स्पीड से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया लाइट की स्पीड से पूरे वायर पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन इंटर करता है ये पूरा भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन से, वहीं एक इलेक्ट्रॉन ने समझ लो खिसका तो ये इलेक्ट्रॉन यहां खिसका। जैसे पानी का पाइप होता है ना, इस पानी के पाइप में पानी डालते हो तो वही पानी यहां से निकल आता, तुरंत भरा हुआ पाइप है तो जैसे ही पाइप डालोगे फट से निकल आएगा। वही लॉजिक यहां है कि वो कंडक्टर में क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे पे बना हर चार्ज पर फोर्स लगने लगता है, यहां वाले चार्ज पे, यहां वाले चार्ज पे, यहां वाले चार्ज पे। तो जैसे थोड़ा सा खिसका थोड़ा सा ये भी खिसका, इसलिए इंस्टेंटेनियस एक्शन होता है, तुरंत लाइट जल जाती, करंट फ्लो होने लगती जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो। दैट इज द रीजन। तो ऐसा नहीं समझना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो भैया 1 मिलीमीटर पर सेकंड होती है, उसको तो समय लगेगा। अभी तो 1 किलोमीटर दूर बल्ब लगाया है मैंने, तो वक्त लग जाएगा। तो वक्त नहीं लगेगा, उसका कारण आपके सामने ये है जो ये आप समझ पाए होंगे। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं बेटा। ये एक न्यूमेरिकल आ गया है, इसको सॉल्व करेंगे। A copper wire has a resistance of 10 ohm। जो डाटा है वो लिख लीजिए, न्यूमेरिकल करने का यही तरीका है। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। ए पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट का है। Exist across the wire, calculate the drift speed of electrons if the number of electrons per cubic meter this one। ये हमारी चार्ज डेंसिटी है। तो n की वैल्यू दे रखी है कितनी? 8 इंटू 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। ये चार्ज डेंसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमको चाहिए, तो I की वैल्यू होती है ENAVD और I को लिख सकते हो V/R। ENAVD तो लिखा ही लिखा। अब VD की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? V/ENAR। पोटेंशियल डिफरेंस था 10, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। n की वैल्यू दे रखी है 8 इंटू 10 की पावर 28। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 10 की पावर -6 और r कितना है? 10 ओम। अब यहां पे आप वैल्यू रखोगे तो 0.078 इंटू 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड या 0.078 मिलीमीटर पर सेकेंड इज दी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये आंसर आ गया। तो इसे आप नोट कर सकते हैं। मैं हटता हूं, देख लीजिए, ऐसे सवाल आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में मिलेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। ये रहा, देखिए न्यूमेरिकल जो इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने पिकअप कर लिया है। लिखा है ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट इज अप्लाइड टू द एंड्स ऑफ ए कॉपर वायर
1 मीटर लॉन्ग, उसकी लेंथ कितनी, 1 मीटर लंबी। कैलकुलेट द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कंपेयर इट विद द थर्मल वेलोसिटी at 27 degree centigrade, given conductivity of copper and number density of conduction electrons। ये डाटा आपको दिए हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहां पर, ई होगा V बाई एल। V कितना दिया है, 100 वोल्ट, और 1 मीटर लंबा तार है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 100 वोल्ट पर मीटर। अब हम जानते हैं J की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू ई, या EN VD। तो VD क्या, ड्रिफ्ट स्पीड क्या आई VD की, सिग्मा E अपॉन EN। इससे देखिए VD हुआ सिग्मा E अपॉन EN। तो सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 5.81 इंटू 10 की पावर 7, ई है 100, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और चार्ज डेंसिटी दे रखी थी 8.5 इंटू 10 की पावर 28। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.43 मीटर पर सेकेंड। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको मिली। अब यहां पर इन्होंने दूसरा एक सवाल बनाया है कि कंपेयर करना है इसकी थर्मल वेलोसिटी से। तो इसकी थर्मल वेलोसिटी क्या होती है, देखिए थर्मल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, VRMS लिख रहा हूं, वो हो जाएगा वैल्यू कितना, √3 kBT बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इसकी थर्मल वेलोसिटी है। तो थर्मल केबीटी टी क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी यहां क्या हो गया, 27 डिग्री में 273 जोड़ दीजिए, ये वैल्यू कितनी हो गई, 300 केल्विन। 300 केल्विन उसकी जगह रखेंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की भी बात अगर हम लोग करें तो 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन। ये सारे डाटा हम यहां पर फीड कर देंगे। तो VRMS क्या रहा, 3 इंटू 1.38 इंटू 10 की पावर -23 इंटू टेम्परेचर विच इज 300 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31। ये वैल्यू कितनी आई, 1.17 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमें कंपैरिजन करना था तो मैं कलर को बदलता हूं और यहां लिख देता हूं VD अपॉन VRMS। 0.43 ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, 1.17 इंटू 10 की पावर 5 थर्मल वेलोसिटी थी। थर्मल वेलोसिटी काफी ज्यादा होती है 10 की पावर 5 के ऑर्डर की, जो कि दिख रहा है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.67 इंटू 10 की पावर -6, और ये आपका रेशियो रहा। तो इस तरीके से एक इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको कर सकते हैं और समझ भी लीजिए जो मैंने आपको बताया है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे की चर्चा हम लोग करेंगे। तो इसको नोट कर लिया होगा आपने। अब अगली बात आती है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो यहां पर देखिए मोबिलिटी, ये भी आजकल पूछा जाता है, बहुत ही सरल है। मोबिलिटी को म्यू से दिखाते हैं। मोबिलिटी को हम लोग कैसे दिखाएंगे, म्यू से। क्या होता है, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितनी हो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी, एवरेज स्पीड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो उसकी मोबिलिटी कहलाती है चार्ज की। तो मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर बाय इट इन ए यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो म्यू इज इक्वल टू VD अपॉन E, और SI यूनिट मोबिलिटी की क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर
v माइनस वन s माइनस वन। तो ये बात आप यहां पे पकड़ के रखें, थोड़ा रिलेशन और बनाए। अगर vd का फॉर्मूला यहां पे रख दें तो देखिए हम जानते हैं जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसका हो जाएगा क्यू ई टाउ अपॉन एम, किसी चार्ज कैरियर क्यू के लिए। पहले इलेक्ट्रॉन लिख रहे थे तो माइनस ई लिख रहे थे, कोई भी चार्ज कैरियर हो तो उसके लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये रही। तो म्यू कितना रहा, vd अपॉन ई, vd की वैल्यू रख दो क्यू ई टाउ अपॉन एम एंड डिवाइडेड बाई ई। तो क्या वैल्यू हुई, क्यू टाउ अपॉन एम, ई कट गया, क्यू टाउ अपॉन एम। दिस इज द मोबिलिटी। फॉर इलेक्ट्रॉन की बात करो, फॉर एन इलेक्ट्रॉन, उसके लिए तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी जगह आप ई रख देंगे, ई टाउ ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर ए होल, होल कहां पढ़ेंगे आप, सेमीकंडक्टर में, लास्ट चैप्टर में, सेमी कंडक्टर चैप्टर 14। वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल एक कॉन्सेप्ट आता है जो करंट में कंट्रीब्यूट करता है। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट मिलती है प्लस होल की वजह से जो करंट मिलती है, दोनों का डायरेक्शन, दोनों का वैल्यू सेम, मतलब ऐड होके करंट आपको मिलती है, ऐड होके करंट आपको मिलती है। तो ये आपको म्यू एच की बात कर देते हैं, वो एक पॉजिटिव की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ई चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन के बराबरी ट्रीट करते हैं, लेकिन कैसा मानते हैं, जैसे कि वो पॉजिटिव चार्ज हो। तो ये मोबिलिटी जो होती है म्यू ई या म्यू एच, ये दोनों के लिए पॉजिटिव होती है। ये नोट आप लिख लीजिए कि मोबिलिटीज चार्ज कैरियर कैसे हो, मोबिलिटीज ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर पॉजिटिव, जबकि ऑल्दो their drift velocities, ड्रिफ्ट जो वेलोसिटीज होंगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, आर अपोजिट टू ईच अदर। क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, ऐसा मान के चल रहे हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो अपोजिट हो जाएगी, लेकिन ये जो मोबिलिटी है ये दोनों के लिए पॉजिटिव होती है। ये आप जरूर पकड़ के रखें। तो ये भी यहां थोड़ा मैंने करके दिखा दिया, इंपॉर्टेंट है। मोबिलिटी पूछा वगैरह जाता है, सवाल छोटे मोटे आ जाते हैं तो इसको कर सकते हैं। तो ये मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर ऑलरेडी मैंने कर दिया है, जो पूरी वर्किंग है, ऑलरेडी डन। अभी करके दिखाया आपको। आगे बात करें तो यहां लिखा है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट I एंड मोबिलिटी I और म्यू में रिलेशन, रिलेशन इन I एंड म्यू। फॉर ए कंडक्टर कह रहे हैं तो म्यू का मतलब म्यू ई से हो जाएगा। यहां फ्री इलेक्ट्रॉन ही होते हैं कंडक्टर के अंदर। तो हम जानते हैं I इज इक्वल टू ई एन ए वी डी, फॉर्मूला हमने पढ़ा है। और ये भी हम जानते हैं कि जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो म्यू ई इंटू ई हो जाएगा, क्योंकि म्यू ई का मतलब ही क्या होता है, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में पाया जाने वाला ड्रिफ्ट स्पीड। तो वी डी हो गया म्यू ई इंटी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पर बात अगर लें तो वी डी की वैल्यू आई के टर्म में रख सकते हैं आप यहां पर। तो आई अगर मैं यहां आई रख दूं तो आई अपॉन ई एन ए और म्यू ई इंटू ई। तो आई क्या आ गया, आई इज इक्वल टू ई एन ए म्यू ई इंटू ई। ये देखिए रिलेशनशिप आ गई
इलेक्ट्रिक करंट और म्यू ई के बीच में। ये आंसर आ गया या फॉर्मूला हो गया आपका। तो इसको भी आप इसको नोट कर सकते हैं, मेरे ख्याल से दिमाग में रखिए। मैं पूरी चीज पढ़ा रहा हूं जिससे कोई भी चीज आपकी छूटे ना। तो ये भी आपने देख दिया, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट और मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर, आई और म्यू ई के बीच रिलेशनशिप। अब एक कदम और बढ़ते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट मोबिलिटी ये ऑलरेडी हो चुका था। ये जब आपको पीडीएफ दूंगा तो मैं ये स्लाइड्स हटाने की कोशिश करूंगा। ऑलरेडी डन। इलेक्ट्रिक करंट मोबिलिटी फॉर ए चार्ज कैरियर। तो कंडक्टिविटी नहीं, ये नहीं हुआ था, ये तो सेमीकंडक्टर की बातचीत है, नॉट ऑलरेडी डन। तो इसकी बात देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट मोबिलिटी, वो मेटल कंडक्टर के लिए था, ये सेमीकंडक्टर के लिए है। तो सेमीकंडक्टर में जो करंट होती है बेटा, आपको बताई थी कि टोटल करंट की वैल्यू इन सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे आप 11th लास्ट चैप्टर में। वो जो करंट आपकी इलेक्ट्रॉन बनाता है और होल बनाता है, दोनों करंट को ऐड करके टोटल करंट निकलती है। तो यहां पर ENAVE IE की वैल्यू रख दी है, और होल की वजह से जो करंट बनी है प्लस E, ये N है चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की, और P ले लेते हैं चार्ज डेंसिटी होल्स की, A इंटू VH। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की और होल की। तो मैं चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू हमने लिखी है यहां पर N, और चार्ज डेंसिटी ऑफ होल्स, उसकी वैल्यू लिखी है P, और इसी तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की, तो उसको लिखा है VE, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी होल की, उसको लिखा है VH। ये जो नोटेशंस यूज किए हैं ये आप समझ पाए होंगे। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पर जो रिलेशन पीछे निकाला था इसको लिख लेंगे ENA म्यू E इंटू E, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को चेंज कर दिया, मोबिलिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, EPA म्यू H इंटू E। अब देखिए यहां से जो कॉमन निकला EAE कॉमन आ गया, और ये N म्यू E प्लस P म्यू H आपका ये रिजल्ट बन गया। और ये क्या है? करंट। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट I एंड मोबिलिटी विच इज म्यू E म्यू H, ये रिलेशनशिप हो गई सेमीकंडक्टर के केस में। जो सेमीकंडक्टर के बारे में ज्यादा बात आप चैप्टर 14 में पढ़ेंगे, फिर भी जो काम का है वो तो भाई काम का है ही है। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, पूरी चीज क्योंकि सीख रहे हैं हम लोग। तो अगली बात है कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। सिग्मा निकालना 1/ρ होता है। तो कैसे शुरू करेंगे? देखिए ओम्स लॉ से, फ्रॉम ओम्स लॉ हम जानते हैं I इज इक्वल टू V/R। V को लिख सकते हो E इंटू L, और इसको लिख सकते हो ρL/A R को। तो ये वैल्यू क्या बन गई? LL कट गया, EA/ρ, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 ले लो। अब पीछे वाले में फ्रॉम लास्ट स्लाइड लिख देते हैं। हमारी जो करंट की वैल्यू थी, ये इधर की बात कर रहे हैं, ये जो निकाली है, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो इसका इस्तेमाल किया तो EAE म्यू N म्यू E प्लस P म्यू H आ गया
फ्रॉम लास्ट स्लाइड जो करंट की इक्वेशन निकाली थी, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, इसको कह दो 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आप क्या लिख सकते हैं, ई ए अपॉन रो इज इक्वल टू ई ए ई एन म्यू ई प्लस पी म्यू एच। अब यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कट गया, एरिया भी कट गया, तो 1 अपॉन रो इज इक्वल टू ई एन म्यू ई प्लस पी म्यू एच। 1 अपॉन रो होता है कंडक्टिविटी, तो ये वैल्यू हो गई ई एन म्यू ई प्लस पी म्यू एच, और ये आपका फॉर्मूला बन गया, दिस इज कंडक्टिविटी। ये सेमीकंडक्टर का हालचाल चल रहा है, ये बड़ा काम आएगा सारा, इसीलिए मैं एक एक चीज आपको बताते जा रहा हूं जिससे कहीं भी आपको दिक्कत ना आए। तो ये आप नोट कर लेंगे, नोट कर लिया होगा आपने शायद। चलते हैं अगले कदम पे, एक न्यूमेरिकल है शायद, उसको देखते हैं। ये देखिए न्यूमेरिकल है, इसको भी करने का प्रयास करेंगे। तो लिखा था नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर, एन की वैल्यू दे रखी है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं n इज इक्वल टू 8.5 इंटू 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब। डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 0.2 मीटर। लेंथ दे रखी है बच्चों 0.2 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। आगे देखते हैं। When connected to a battery of 3 वोल्ट, जो वोल्टेज है वो कितना है, 3 वोल्ट का है। आगे गिवन द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी दे रखी यानी म्यू दे रखा है, और म्यू दे रखा है 4.5 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर वोल्ट और पर सेकेंड। और इलेक्ट्रॉन पे पाया जाने वाला चार्ज हम लोग को आइडिया है 1.6 10 की पावर -19 कूलम। निकालना क्या है, नंबर करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर कॉपर वायर। हमको आई निकालना है, तो आई के लिए हमें करंट का जो रिलेशन था आप याद करें मोबिलिटी से, वो क्या था, आई इज इक्वल टू ई एन ए म्यू ई इंटू ई। यहां पर हमें लगभग सारी चीज पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकाल लेते हैं। तो E इज इक्वल टू V अपॉन L, 3 अपॉन 0.2, 15 वोल्ट पर मीटर। वैल्यू पुट कर दो यहां पर, तो I इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और 8.5 n की वैल्यू इंटू 10 की पावर 28, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 की पावर -6, मोबिलिटी 4.5 इंटू 10 की पावर -6, और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज 15। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 0.918 एम्पियर। ये देखिए आपका आंसर आ गया। इस तरह से ऐसे न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए। एक कदम और आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये सब एग्जाम में पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल्स हैं। मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। एक कदम मैं और आगे बढ़ाता हूं। अब अगली बात शुरू होती है, देखिए तीसरा पार्ट, इसका लास्ट पार्ट, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। यानी रो का फॉर्मूला ये हम लोगों ने निकाला था, रो इज इक्वल टू m अपॉन एनी स्क्वायर इंटू टाउ। तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर या घटाने पर हमारा रेजिस्टिविटी में कैसा चेंज होता है, मोटा मोटा जो समरी है वो मैंने यहां मेंशन कर दी है 3 लाइनों में। एक एक करके हम अलग अलग बातें भी समझेंगे। तो पहली बात देखिए, इन मेटल्स रो इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। मेटल में आपका जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है और रो बढ़ जाता है। इन सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स
टेम्परेचर बढ़ाने पे रो घट जाता है। कैसे घटता आगे देखेंगे अभी हम लोग, ठीक। और इलेक्ट्रोलाइट्स में रो डिक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो एक एक करके बात पकड़ते हैं कि किसमें हमारी क्या बात आएगी। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस तो बात हो ही गई थी मेरे ख्याल से। ये देखें आगे स्लाइड क्या है, मेटल्स यहां से ये बातचीत तो हमने रेजिस्टिविटी की जो दिखनी थी लिख दी थी। अब मेटल्स की बात करें, मेटल में हमने क्या देखा था कि रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। टी नहीं है ये, टी जो है टेम्परेचर अगर है तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी। इसका जो रिश्ता टाउ से है वो होता है रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 टाउ। ये देखिए कैसे, और इक्वेशन में देखा था टाउ नीचे आ रहा था। तो मामला क्या होता है कि मेटल्स में जो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस क्या होता है, उनका ऑक्सीलेशंस मूवमेंट वो तेज हो जाता है, तेजी से हिलने लगते हैं, वो वाइब्रेशन बढ़ जाता है। जब वो तेजी से हिलने लगते हैं तो उनके नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाते हैं। जब आप नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ा देंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। भाई 1 सेकंड में अगर 10 टक्कर हो रही थी, अब 1 सेकंड में 10 की जगह 20 टक्कर होने लगी, तो पर टक्कर समय, 2 टक्करों के बीच का समय घट गया, इसलिए टाउ जाता है घट। और आपने इक्वेशन में देखा था कि टाउ घटने से रो जा रहा है बढ़। रेजिस्टिविटी का जो इक्वेशन था जो हमारे दिमाग में, टाउ घटा अगर तो रो जाएगा बढ़। तो मेटल में ये कहानी होती है, और ये कहानी मैंने यहां पर लिख भी दी है जिससे कि आप समझ सकें। बाकी बात तो मैंने समझाई आपको। तो मेटल्स में ये कहानी होती है, ये समझ गए होंगे, इससे पढ़ भी सकते हैं आप। अब कुछ और बातें भी मेटल्स के लिए, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल भी बनने लगे हैं और कोर्स में है हमारा, कि फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल्स रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस लीनियरली विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। रो टेम्परेचर के लीनियर बिहेवियर में होता है, रिलेशनशिप में। तो देखिए ये एक फॉर्मूला बन जाता है, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट। इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखिएगा, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। Where rho naught is the resistivity at lower reference temperature, T naught usually 20 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं इस फॉर्मूले के अनुसार, एंड अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अल्फा क्या है यहां पर, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। और अल्फा यहां से वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा रो माइनस रो नॉट टी माइनस टी नॉट। इससे अल्फा डिफाइन कर सकते हो। तो ये जो है दस द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा। व्हाट इज अल्फा? तो यहां इस अल्फा को डिफाइन करने के लिए may be defined as the increase in the resistivity per unit resistivity. Increase in the resistivity per unit resistivity per degree rise in temperature. T minus T naught की वैल्यू 1 है, per degree rise in temperature. इसे आप बोलते हैं अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। और यूनिट ऑफ अल्फा क्या है, डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये पर डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जिसका अल्फा, अगर हम अल्फा यहां पर बड़ा रख देंगे ज्यादा, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रो ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, अल्फा पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। तो आगे की बात देखते हैं मेटल्स में ही। फॉर मेटल्स अल्फा इज पॉजिटिव। अल्फा हमारा मेटल्स के लिए पॉजिटिव होता है। तो फॉर मैनी मेटेलिक एलिमेंट्स अल्फा इज नियरली दिस वन। ऐसी सिचुएशंस में जो ग्राफ बनेगा, फॉर सच कंडक्टर्स द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ अल्फा एट लो टेम्परेचर इज नॉन लीनियर। यानी ऐसे जो हमारे अल्फा रहते हैं उनमें जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है रो का, एक तरफ प्लॉटिंग की गई है टेम्परेचर, एक तरफ रो। तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो देखिए जो कर्व मिल रहा है ये नॉन लीनियर है, सीधा लाइन नहीं मिल रहा है, नॉन लीनियर कर्व हमको मिल जाता है। और दूसरा वाला जो फिगर है, the resistivity of pure metal increases at its higher power of temperature as shown for copper in figure। ये कॉपर की रेजिस्टिविटी है पहले वाली। और दूसरी क्या है, वेरिएशन और रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम विद टेम्परेचर।
तो नाइक्रोम जो एलॉय होता है हमारा, उस एलॉय का रेजिस्टिविटी कैसे होता है? देखिए, ये रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं लेकिन ये नहीं कि भागा, ये तो देखिए वो कितनी तेज भाग रहा है, ये उतनी तेज नहीं भागता। ये किसका है? नाइक्रोम का, ये मेटल में कॉपर का। तो नाइक्रोम में रेजिस्टिविटी डिपेंडेंस अल्फा कम होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ाने पर बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी नहीं बढ़ती इन केस ऑफ एलॉयज। अब हम ये भी जानते हैं कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो R इज प्रोपोर्शनल टू रो। तो इस इक्वेशन को जो पहले रो वाली लिखी थी उसको R में चेंज कर सकते हैं। तो ये भी इक्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने एक दो न्यूमेरिकल भी लिए हैं, वो भी करके हम लोग बातचीत करेंगे। तो आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी। यहां पर आर टी क्या है? रेजिस्टेंस एट टी डिग्री टेम्परेचर। आर नॉट क्या है? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री टेम्परेचर। और टी एल्फा है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस कह दीजिए यहां। और यहां टी क्या है? राइज इन टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर बढ़ाए हैं। तो इस इक्वेशन को भी याद रखेंगे, मेटल के केस में ये कहानी हो जाती है। अब सेमीकंडक्टर के केस में देखते हैं। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कम होते हैं, और ये नंबर ऑफ चार्ज कैरियर की एक इक्वेशन से लिखी है, एन टी आपको दिख रही होगी, एन नॉट ई माइनस ई जी अपॉन के बी टी। ये क्या है? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। ये एनर्जी गैप है और ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वो टी टेम्परेचर। तो इस इक्वेशन को, इससे क्या मालूम पड़ता है कि जब जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो चार्ज कैरियर होते हैं उनका ऑक्सीलेशन तो जो थोड़ा बहुत बढ़ता है, लेकिन बहुत तेजी से नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आप देख रहे हैं, तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर एन की वैल्यू काफी ज्यादा होने लगती है। जब एन ज्यादा होगी तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। एन बढ़ गया ना, तो इस इक्वेशन से आप देख पाएंगे अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ये माइनस में है ना, तो 1 अपॉन में जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर टोटल वैल्यू कम हो गई, 1 अपॉन डिनोमिनेटर में वैल्यू कम, तो एनटी विल बी हायर। आप इतना समझ सकते हैं कि टी को अगर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर है ये बढ़ा रहे हैं, तो आपका नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, ये क्या है? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग। इसके अंदर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाया, एनटी बढ़ गया। जब एनटी बढ़ गया, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, तो चार्ज डेंसिटी बढ़ गई, जिससे हमारा रो कम हो जाता है। तो ये फायदा यहां पर पकड़ के रखिएगा। ये थोड़ा सा रिलेशनशिप दिखाया है, और उसको थोड़ा और किताब में था तो और मैंने दिखा मारा है। ऐसा है ना, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन, एन बढ़ा रो घटा। यही बात यहां पे लिखी गई है जो आप समझ गए होंगे। द इक्वेशन इंप्लाइज दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स रैपिडली इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये अगर आपका समझ गया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रो हमारा घट जाएगा, या टेम्परेचर घटाने पर हमारा रो बढ़ जाएगा, ये कहानी रहती है। ये बात सेमीकंडक्टर की किस तरह से समझे हो, चार्ज कैरियर बढ़ने वाली बात इसके अंदर आती है, ना कि ऑक्सीलेशन तेज हो जाने वाली बात। ठीक है, आप बात पकड़ पाए होंगे पूरी। इसका एक ग्राफ भी है यहां पर। रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस रैपिडली विद टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर को आप बढ़ा रहे हैं, देखिए वैसे वैसे रेजिस्टिविटी, ये रो है, घटती जा रही है। अब इलेक्ट्रोलाइट की भी बात देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट पे क्या फर्क पड़ता है। तो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, द इंटरानिक अट्रैक्शंस, जो आयंस के बीच में अट्रैक्शन थे प्लस माइनस, सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट टाइप्स डिक्रीजेस, एंड ऑल्सो द विस्कस फोर्सेस डिक्रीजेस। वो ज्यादा डाइल्यूट हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट। द आयंस मूव मोर फ्रीली, हेंस कंडक्टिविटी इंक्रीजेस और द रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। तो रेजिस्टिविटी आपकी जाती है घट,
क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका डाइल्यूशन हो जाता है ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो आयंस आसानी से मूवमेंट कर पाते हैं, तो रेजिस्टिविटी घट जाएगी। तो ये इसके केस में, इलेक्ट्रोलाइट के केस में। अब हम लोग एलॉय भी बनाते हैं, तो उसका फायदा कैसे उठाते हैं? देखिए, यूज ऑफ एलॉयज इन मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर्स। जो स्टैंडर्ड रजिस्टर्स है, क्योंकि हीटर वीटर में एलॉयज के रजिस्टर्स हम बनाते हैं, तो वही बात यहां पर लिखी हुई है। एलॉयज लाइक कांस्टेंटिन और मैंगनीन आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। इनको क्यों लिया जाता है, कांस्टेंटिन या मैग्नेमिन को? These alloys have high value of resistivity, क्योंकि इनका रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है भाई, तभी तो हीट पैदा कर पाएंगे ज्यादा। They have very small temperature coefficient, अल्फा इनका कम है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इनका रेजिस्टेंस और बढ़े घटेगा नहीं। So their resistance does not change appreciably even for several degree rise of temperature। तो ये मैं पता है कितना रेजिस्टेंस है इसके अंदर। They are least affected by atmospheric conditions, एयर मॉइस्चर, इससे फर्क नहीं पड़ता है इनको। देयर कॉन्टेक्ट पोटेंशियल विद कॉपर इज स्मॉल। जो हम कॉन्टेक्ट करते हैं कॉपर से, उसका कॉन्टेक्ट पोटेंशियल कम होता है, तो वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। तो ये कुछ रीजंस हैं। अगर पूछा जाए एलॉयस को क्यों हम रेजिस्टर्स की तरह यूज करते हैं, तो वो हो जाएगा। एक दो न्यूमेरिकल बनाते हैं बेटा, जिससे हमें पूरी बात कंप्लीट हो जाए जो हम पढ़ रहे थे। तो the resistance of the platinum wire of a platinum resistance thermometer at ice point is 5 ohm। तो यहां पर इसको लिख लेते हैं R नॉट, आइस पॉइंट का मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 ओम दे रखी है। एंड स्टीम पॉइंट यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5.23 ओम हमको दे रखी है। When the thermometer is inserted in a hot bath, the resistance of the platinum wire is, किसी टेम्परेचर पे RT पे ये हमें 5.795 ओम का रेजिस्टेंस दिखा रहा है। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑन द बाथ। हमको ये T निकालना है, किस टेम्परेचर पे ये कहानी हुई है। तो हमको ये पता है फॉर्मूला, RT इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा टी। तो यहां पर अगर आर नॉट इधर ले लें, तो आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा टी। अब 100 और 0 वाले का हिसाब बैठा देते हैं। आर 100 माइनस आर 0 इज इक्वल टू आर नॉट, वही आर 0 अल्फा, और टेम्परेचर डिफरेंस क्या है 100, 0 और 100 के बीच में। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम क्या कर सकते हैं, इसी को हम पहली दूसरी इक्वेशन को डिवाइड मार देते हैं। इसको पकड़ लो, यहां पे इसको दूसरी लिख दो, इसको तीसरी लिख दो, तो 2 डिवाइडेड बाई 3, तो आर टी माइनस आर 0 अपॉन आर 100 माइनस आर 0 इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा टी, और आर नॉट अल्फा इंटू 100। ये बातचीत हो गई यहां पर। ये आर नॉट अल्फा गया कट, तो टी निकालूं तो टी कितना आ गया, आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर 100 माइनस आर नॉट इंटू 100। वैल्यू पुट कर दीजिए 5.795। आर नॉट की वैल्यू थी 5, आर 100 कितना था 5.23, 5.23 माइनस 5 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 345.65 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखिए आंसर हो गया। तो ऐसे अगर टेम्परेचर डिपेंडेंस पे सवाल आए तो आराम से बना लीजिए। मैं हटता हूं, उसको नोट कर लीजिए। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एक सवाल और लेंगे जो लास्ट होगा, तो इसको भी देख लेते हैं न्यूमेरिकल को, जिससे पूरी बात कंप्लीट हो जाए। द रेजिस्टेंस ऑफ ए टंगस्टन फिलामेंट एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड इज 133 ओम
150 डिग्री सेंटीग्रेड पर 133 ओम है, और व्हाट विल बी दिस रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, R500 निकालना है। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा दे रखा है 0.0025 0045 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वैल्यू दे रखी है। हमको पता है RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। R150 की बात करें तो R0 1 प्लस 0.0045 इंटू 150। अब हम 500 की बात कर लेते हैं। R0 1 प्लस अल्फा, और टेम्परेचर 500 तक डिफरेंस किया है तो 500। ये क्वेश्चन नंबर, इसको ये पकड़ लेते हैं, ठीक है, इसको नंबर 2 लिख दो। अब 2 को पहले से डिवाइड कर दो, 2 डिवाइडेड बाई 1, तो R500 अपॉन R150 इज इक्वल टू R0 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 0.0045 इंटू 500 अपॉन 1 प्लस 0.0045 इंटू 150। इनको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी R500 अपॉन R150 इज इक्वल टू 3.25 अपॉन 1.675। तो R500 क्या हो गया, 3.25 अपॉन 1.675 इंटू R150 जो कि 133 है, और ये वैल्यू हो गई 258 ओम। ये रहा आंसर। इस तरह से टेम्परेचर डिपेंडेंसी वाले सवाल भी आप लगा पाएंगे। मैं हट गया हूं, नोट कर सकते हैं आप। तो इस तरह से जो आज का टॉपिक था, जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, मोबिलिटी थी, मोबिलिटी हमने सबकी जानकारी ली, ग्राफ भी देखे, और टेम्परेचर डिपेंडेंस भी था रेजिस्टिविटी के। ये पूरी चीज मैंने डिटेल्ड में कवर की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और अच्छे डिटेल्ड वीडियोस के लिए। और हाँ, इसका अगर PDF चाहिए तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।